इस तरीके से मादा जननांग पुष्प के केंद्र में स्थित 3 भाग होते हैं: अंडाशय, वर्तिकाग्र, अधोहरी फूला हुआ भाग, मध्य भाग, वर्तिकाग्र, शेष भाग चिपचिपा। अंडाशय में बीजांड उपस्थित होते हैं। प्रत्येक बीजांड में एक अंडकोशिका नर युग्मक का अंडकोशिका से निषेचन की प्रक्रिया, युग्मन का निर्माण, नए पौधे का निर्माण, परागण परागणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कीटों द्वारा, वायु द्वारा, पानी द्वारा होता है, जिसे परागण कहते हैं। परागण, स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण, परपरागण, परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। परपरागण, एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है। परागण के पश्चात नए नर युग्मक का अंडाशय में मादा युग्मक तक गमन, जिसके लिए पराग नलिका विकसित होती है। पराग नलिका का बीजांड तक पहुँचना निषेचन, युग्मनज का निर्माण, विभाजन, युग्म भ्रूण का निर्माण। बीजांड से एक आवरण विकसित हो बीज में परिवर्तित, अंडाशय से फल का निर्माण, बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुरण द्वारा नवोदित में विकसित हो जाता है। मानव में लैंगिक जनन। युग्मनज वैरायटी, जनन ऊतकों का परिपक्व होना। युग्मनज वैरायटी, जनन ऊतकों का परिपक्व होना। लैंगिक जनन, दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन, बाहरी और आंतरिक स्थानांतरण द्वारा संभव। जनन कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए विशिष्ट अंग की आवश्यकता। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग व जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुँचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका शुक्राणु। इस पर निर्माण में उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम। मादा जनन कोशिका अंडकोशिका निर्माण अंडाशय में। वैरायटी के जन्म पर अंडाशय में हजारों परिपक्व अंडे, यौनारंभ पर कुछ अंडे परिपक्व, प्रत्येक माह एक अनुपरिपक्व अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंडकोशिका का गर्भाशय तक स्थानांतरण। गर्भाशय, जो कि दोनों अंडवाहिकाओं के संयुक्त होने से बनी एक लचीली संरचना है, से ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। निषेचन तथा निषेचन पक्ष क्रियाएं। मैथुन के द्वारा शुक्राणुओं का योनि मार्ग में स्थापन, शुक्राणु का अंडवाहिका तक गमन, अंडकोशिका से संयोजन, निषेचन, निषेचित अंडे में विभाजन, ओवेरी का निर्माण, प्लेसेंटा मां को भ्रूण से जोड़ने का कार्य करता है। गर्भाशय की वृद्धि में
तस्तरीनुमा संरचना भ्रूण के पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन का कार्य प्लेसेंटा द्वारा होता है। रज्जुधर्म या ऋतुस्राव अंड कोशिका का निषेचन नहीं होने पर 1 दिन तक ही जीवित। गर्भाशय की आंतरिक भित्ति का टूटना एंडोमेट्रियल शेडिंग रक्त तथा म्यूकस के रूप में निष्कासन। इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है अतः ऋतुस्राव रज्जुधर्म कहते हैं। रज्जुधर्म की अवधि 2 से 5 दिन होती है। जनन स्वास्थ्य यौन संचरित रोग जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया, जीवाणुजनित मस्सा तथा HIV/AIDS जनित को रोकने के लिए कंडोम का प्रयोग। गर्भधारण को रोकने के लिए गोलियों का प्रयोग, परंतु हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करने के कारण विपरीत प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। गर्भाशय में गर्भधारण रोकने हेतु लूप को पट्टी का स्थापन, परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से विपरीत प्रभाव संभव है। पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध करके शुक्राणुओं को स्थानांतरित होने से रोका जा सकता है। महिलाओं में फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध करके अंड को गर्भाशय तक पहुंचने से रोका जा सकता है। आनुवंशिकता आनुवंशिक विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। विविधताएं वंशावली में एक पीढ़ी से दूसरी संतति को कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जीवों में बहुत अधिक समानताएं होती हैं। लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं अधिक परिवर्तन लाभप्रद तथा अनुपयोगी हो सकते हैं। मेंडल के नियमों की वंशागति के नियम पादप का आकार छोटा, 1 वर्षीय पादप बीजों की संख्या अधिक। मटर द्विलिंगी पादप है इसमें स्वपरागण पाया जाता है। पुष्पों में परपरागण कण आसानी पूर्वक रूही लक्षण विपरीत प्रभाव दर्शाते हैं। पादप का लक्षण प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण। पादप की लंबाई लक्षण बौना, पुष्प की स्थिति अक्षीय शीर्ष, पुष्प का रंग बैंगनी सफेद, फली की आकृति फूली हुई चिपकी हुई, फलों का रंग हरा पीला, बीज की आकृति गोल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा। मेंडल ने प्रारंभ में एक संकरण का अध्ययन किया, उसके बाद द्विसंकर संकरण तथा त्रिसंकर संकरण का अध्ययन किया। एक संकर संकरण जिनकी जीनोटाइप जब मेंडल ने शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने मेंडल के बीच परपरागण करके एक संकर संकरण कराया तब उसे F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका तात्पर्य है कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई देता है, दोनों लक्षणों का निश्चित प्रभाव नहीं दिखता। शब्दावली जीन कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। युग्म विकल्पी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं।
लंबाई के लिए जीन के युग्म विकल्पी ट्री लंबा ट्री होना युग्म जी जब जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो टी टी विषम युग्म जी जब जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो। लक्षण प्रारूप किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप फेनोटाइप कहते हैं। जीन प्रारूप जीनोटाइप सजीव की आनुवंशिक संरचना को जीन प्रारूप कहते हैं। प्रभावी लक्षण जो लक्षण एवं पीढ़ी में अभिव्यक्त होते हैं। अप्रभावी लक्षण जो लक्षण एवं पीढ़ी में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। प्रभावी अप्रभावी एक संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। द्विसंकर संकरण ड्राई ग्रोथ जब दो विपरीत अभिलक्षणों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने गोल हरे बीजों का संकर पीले बीजों से कराया। आर गोल प्रभावी लक्षण आर जोड़ीदार अप्रभावी लक्षण। वाई पीला प्रभावी लक्षण हरी अप्रभावी गोल पीले अप्रभावी जोड़ीदार हरे। गोल पीला जोड़ीदार हरा गोल पीला फेनोटिपिक रेशो गोल हरा जोड़ीदार पीला जोड़ीदार हरा। मनुष्य में लिंग निर्धारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 जोड़े नर में गुणसूत्र 22 XY मादा में गुणसूत्र 22 XX नर में उपस्थित गुणसूत्र Y गुणसूत्र बालक का संतति का पर लिंग निर्धारण करता है। 46 गुणसूत्र 20 जोड़े 44 गुणसूत्र 22 पेयर ऑटोसोम क्रोमोसोम 2 गुणसूत्र 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। लड़की प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन प्रकाश एक अदृश्य कारक है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जाता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है जहाँ इसका मान 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का परावर्तन किसी माध्यम में संचरित होती हुई प्रकाश की किरण पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कांच के एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की रजत पॉलिश करके चमकदार और चिकना बनाया जाता है जिसे दर्पण कहा जाता है। परावर्तन के नियम आपतित किरण अपरावर्तित किरण तथा पृष्ठ पर अविलंब तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण आपतित प्रकाश की किरण की आवृत्ति एवं चाल परावर्तन के पश्चात भी अनियमित रहती है। विशेष यदि किरण पृष्ठ पर अविलंबित आपतित होती है तो अपने ही मूल मार्ग से वापस लौट जाती है। LR दर्पण से संबंधित परिभाषाएं दर्पण का मध्य बिंदु वक्रता केंद्र दर्पण जिसको गोले पर गोले का भाग होता है उसका केंद्र मुख्य फोकस
दर्पण के परावर्तन के पश्चात आपतित प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। दर्पण के प्रकार समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण। दर्पण के प्रकार समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण। समतल, गोलीय, परवलयाकार जिसका परावर्तन तल समतल होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण जिनका परावर्तन तल गोलीय होता है। परवलयाकार जिसका परावर्तन पृष्ठ परवलयाकार हो। उत्तल अवतल। समतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु बिंब के बराबर फोकस अनंत। प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब के बराबर आभासी सीधा बिंब के बराबर अनंत। दर्पण से बिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। पार्श्व परिवर्तन बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग। गोलीय दर्पण अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण वास्तविक व उल्टा। वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर वक्रीय हो अवतल दर्पण कहलाते हैं। आपतित प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं मुख्य फोकस पर। दर्पण के सामने वास्तव में मिलती हैं। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे होते हैं। उत्तल दर्पण वे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाते हैं। आपतित प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं मुख्य फोकस पर। दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब आभासी व सीधे होते हैं। दर्पण से परावर्तन किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आने वाली या आती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य फोकस से आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अपने अक्ष की पुनरावृत्ति करती हैं। ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के नियम की पालना करती हैं। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। आभासी प्रतिबिंब ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं।
ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। आवाज़ प्रतिबिंब यह तब बनता है जब इसकी किरणें प्रतिच्छेदित वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। आवाज़ प्रतिबिंब सीधा बनता है। आवाज़ प्रतिबिंब सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, आवाज़ प्रतिबिंब सीधा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बहुत सूक्ष्म या बिंदुवत, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, प्रतिबिंब फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का प्राकृतिक, वास्तविक, उल्टा। मुख्य फोकस पर, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब की स्थिति, मुख्य फोकस पर अनंत पर, वक्रता केंद्र पर अनंत तथा अनंत बड़ा आदि। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग फॉर्च्यूनर, परावर्तन, टेलीस्कोप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, जिससे आँखों को देखते हैं। संवेदनशील दर्पण में वाहनों के अग्र दीपों अर्थात हेडलाइटों में आदि, सैटेलाइट डिश एंटीना भी अवतल दर्पण ही है। प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु या बिंब अनंत पर स्थित हो, दर्पण के पीछे फोकस बिंदुवत आवाज़ से सीधा बनेगा। बिंदु अनंत प्रतिबिंब। जब वस्तु बिंब अनंत तथा बिंब ध्रुव के मध्य में स्थित हो, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनेगा। अवतल दर्पण का उपयोग रोड लाइट में या स्ट्रीट लाइट्स में, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश फैलाता है। इनका उपयोग वाहनों में बक्स जैसे दर्पण, रियर व्यूज मिरर्स और साइड मिरर्स में किया जाता है, क्योंकि ये बृहद क्षेत्र को दिखाते हैं और वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। आजकल एटीएम मशीनों के पास भी सुरक्षा हेतु अवतल दर्पण लगाए जाते हैं, ताकि ग्राहक अपने पीछे का दृश्य देख सके। खतरनाक
मोड़ों पर टी मोड़ों पर भी लगाए जाते हैं। चिन्ह परिपाटी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव मूल बिंदु होता है। बिंब में दर्पण की ओर आपतित प्रकाश किरण और आपतित प्रकाश की किरण में हर ओर दूरियों को धनात्मक दिशा में लड़ियों को ऋणात्मक लेते हैं। ऊंचाई की ओर दूरी को धनात्मक व गहराई की ओर ऋणात्मक लेते हैं। दर्पण सूत्र दर्पण की ध्रुव से बिंब की दूरी है। दर्पण की ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भी एवं फोकस दूरी एवं तीनों में संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई h और बिंब की ऊंचाई h। प्रतिबिंब की ऊंचाई h और बिंब की ऊंचाई h दोनों का अनुपात आवर्धन m कहलाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब दोनों माध्यमों को पृथक्कारी सतह पर ये अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाते हैं। प्रकाश की किरण के विचलन की यह घटना प्रकाश एक अपवर्तन कहलाती है। आपतित विकिरण अभिलंब माध्यम एक माध्यम दो वेग में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन की घटना प्रेषित होती है। विकिरण माध्यम समान माध्यम अपवर्तन का वेग में परिवर्तन होने के कारण अपवर्तन की घटना प्रेषित होती है। द्रव माध्यम सरल माध्यम अपवर्तनांक कम अपवर्तनांक अधिक। प्रेषित होती है। द्रव माध्यम सरल माध्यम अपवर्तनांक कम अपवर्तनांक अधिक। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में पहुंच जाती है तो प्रकाश का वेग अपेक्षाकृत कम हो जाता है। इस कारण प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। सरल माध्यम जब प्रकाश किरण सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है और प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हो जाती है। अपवर्तन के नियम
आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्योतिषी व